हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग 10th क्लास के हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में कि राष्ट्रवाद होता क्या है। यूरोप हमारा क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। तो जब यूरोप की बात आ गई तो पहले मैं बता दूं कि यूरोप क्या है? हमारा कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट कौन कौन है, अभी कहाँ पे है, तो थोड़ा सा जानकारी हम लोग थोड़ा ज्योग्राफिकल नेचर से भी देख ले रहे हैं कि आखिर यूरोप है कहाँ पे। तो देखिए, ये जो एक होता है यूराल पर्वत, क्या होता है? यूराल पर्वत। तो जो यूराल पर्वत है ना, वो क्या करता है कि ऐसे हमारा बीच से ऐसे होता है और इधर होता है एशिया। इधर क्या होता है? एशिया। और इधर होता है आपका यूरोप। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यूराल जो पर्वत है वो यूरोप और एशिया को क्या करता है? सेपरेट करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो यूरोप, ये तो एक प्रकार का क्या होगा? कॉन्टिनेंट हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रवाद क्या होता है। एक राष्ट्रवाद दिया हुआ है वर्ड यहाँ पे, तो राष्ट्रवाद क्या होता है। तो चलिए राष्ट्रवाद के बारे में आप लिखिए, राष्ट्रवाद होता क्या है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रवाद है क्या। पहले तो हम निकालेंगे कि हमारा राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद क्या है? चलिए पहले हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि सामान्य अर्थों में हम राष्ट्रवाद क्या कह सकते हैं। तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले भौगोलिक सीमा में रहने वाले भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच ओके, समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, एकता की भावना से संबंधित होता है। पहले हम जान लें कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि हम इसे सामान्य अर्थ में क्या कह सकते हैं। हम इसे सामान्य अर्थ में ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद होता है एक भौगोलिक सीमा, यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसी सीमा जहाँ पे लोग रहे, यानी कि भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदाय, जो समुदाय होती है एक भौगोलिक सीमा में, उनके बीच क्या होनी चाहिए? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना संबंधित हो, यानी कि हर जगह क्या हो? एकता हो। तो हम क्या बोलेंगे वहां पे कि ये हमारा एक राष्ट्रवाद है। तो चलिए अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो अब हम चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कि 1848 में यानी कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक सरायू। क्या था नेम? फ्रेडरिक सरायू के ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 4 चित्र की आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पिक्चर में कि इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। अब एक श्रृंखला कैसी है, अब ये देखिए। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में क्या था? जो उसने संसार ये बसाया था 4 चित्र को बना के, उसका मतलब क्या था? जनतांत्रिक
और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। क्या था? जनतांत्रिक यानी कि लोगों के लिए, और सामाजिक गणतंत्रों के लिए मिलकर बना था। और इस श्रृंखला के पहले चित्र, यानी कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला हमारा चित्र, इसमें हम पहले चित्र में देख सकते हैं, हमारा पहला चित्र, अभी और चित्र मिलेंगे, ये पहला चित्र है। और इसमें क्या दिया हुआ है? फ्रेडरिक सरायु विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्य का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि। ओके, तो यहाँ पे ये जो पहले चित्र में हम देख सकते हैं कि ये हमारा है जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ चित्र है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें क्या दिखाए गए हैं? यूरोप और अमेरिका के लोग। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें क्या है? यूरोप और अमेरिका के लोग दिए हुए हैं इस पिक्चर में। अब आप इसमें आगे बढ़ के देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देखिए, ये क्या है? सब के सब, यहाँ से आप स्टार्ट करिए, देखिए सब के सब क्या है? एक कतार में खड़े हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये जो प्रतिमा है ना, इस प्रतिमा के सामने क्या कर रहे हैं? वो वंदना कर रहे हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे आगे कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। कभी भी अगर स्वतंत्रता की अगर प्राप्ति के लिए कोई भी कलाकार हो, स्वतंत्रता प्राप्ति का अगर कोई चित्र बनाना होता था तो उसमें क्या होती थी? वो महिला को ही बनाते थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, और उसके एक हाथ में और दूसरे में मनुष्य की अधिकार की घोषणा पत्र। कहने का मीन्स यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है कि उसके एक हाथ में क्या होता था? एक मशाल होती थी, जो ज्ञानोदय की एक मशाल होती थी, और अगले जो हाथ में यानी कि नेक्स्ट हाथ, ये दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र होता था कि उसे क्या है। अब यहाँ पे देखिए इस हाथ में क्या है? आप इस हाथ में देख सकते हैं यहाँ पे कि एक क्या है? घोषणा पत्र है, मसाल है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? ये मसाल है। यहाँ पे क्या है? ये इस हैंड में हमारा मसाल है, और इस हैंड में आपकी क्या है? घोषणा पत्र है। क्या है? घोषणा पत्र। तो ये जो औरत है, लेडीज का पिक्चर प्रतिमा बना हुआ है, उसके एक हाथ में क्या है? ज्ञानोदय की मसाल है, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। अब हम स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, और यहाँ पे देखिए प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यानी कि जो जमीन पर क्या है? जो निरंकुश स्थान है ना, उन उस स्थानों के क्या है? निरंकुश स्थान का मतलब कि वैसा स्थान जहाँ पे निरंकुश शासन हो, लोगों को वहाँ पे तंग किया जाए, लोग वहाँ यानी कि प्रजा खुश ना हो, तो वहाँ पे बोलते हैं निरंकुश शासन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मैं निरंकुशवाद के बारे में ही बता दूं कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था किसकी सत्ता, यानी कहने का मतलब है कि जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। कहने का मीन्स है कि ऐसी सरकार या ऐसा शासन की व्यवस्था जिसके सत्ता पर अगर वो राज कर रहा है ना, तो उसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो। कहने का मतलब है कि बाहर से कोई उसे अगर कोई भी वो काम कर रहा है, गलत हो या सही हो, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, उसके कामों में बाधा देने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे निरंकुश शासन वो कहलाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीयकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। यानी कि ये क्या होती है? सैन्य बल पर। अब आपको निरंकुश शासन करना है तो आप अकेले तो नहीं कर सकते, सेनाओं को क्या करिएगा? आप सेनाओं को आदेश दीजिएगा, ये करो वो करो। तो यह क्या था? यानी कि जो भी निरंकुशवाद शासन होता है वो क्या करता है कि वो केंद्रित होता है किस पे? सैन्य बल पे और दमनकारी सरकारों पे। अब आप यहाँ पे देखिए, जो यूटोपिया हम बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम कल्पना दर्श बोलते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। क्या हो? असंभव हो। तो आप यहाँ पे निरंकुशवाद के बारे में जान गए, और आप कल्पना दर्श के बारे में भी जान गए, जो यूटोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये बिखरी हुई प्रतिमाएं, प्रतिमा के बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि जो बिखरी हुई वस्तुएं हैं, ये निरंकुश स्थान की टूटी फूटी वस्तुएं हैं। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब दे रहा है कि सरायु जो है, जो कि हमारे कलाकार थे, सरायु के कल्पना दर्श, यानी कि आप कल्पना दर्श के बारे में मैंने आपको अभी बताया। कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं।
क्या है वो, दुनिया के जो लोग हैं वो अलग अलग राष्ट्रों में क्या है, बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों, राष्ट्रीय पोशाक होती है। क्या होती है, जो अगर ये कल्पना दस जो दुनिया के लोग जो हैं वो क्या है, अलग अलग राष्ट्रों में क्या है, बिखरे हुए हैं, यानी कहने का मतलब बटे हुए हैं। आखिर हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या, उनके कपड़ों से, उनके राष्ट्रीय पोशाक से। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। कहने का मीन्स है यहाँ पे कि जो स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जो जुलूस कर रहा है कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र बन चुके थे। क्या बन चुके थे, एक राष्ट्र बन चुके थे, ये जुलूस जब तक का है। अब आप यहाँ पे देखिए कि फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्रांतिकारी जो तिरंगा लेकर लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये सब फ्रांस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए, जो प्रतिमा के पास क्या है, ये अभी अभी पहुंचा है, यहाँ देख रहे हैं, यानी कि अभी ये क्या कर रहे हैं, ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये अभी प्रतिमा के पास पहुंचे और ये अभी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काले, लाल और सुनहरे झंडे थामे हुए, यानी कि जो यहाँ पे आप देखिए स्विट्जरलैंड आपका कौन कौन सा है, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, और भी कोई अन्य देश भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अभी भी राष्ट्र यानी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रही थी। अब ये देखिए कह रहा है, यह दिलचस्प है कि इस समय सरायू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तथा एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने। कहने का मतलब है यह बात यानी कहने का मीन्स है कि सरायू ने यह छवि निर्मित की, जो कि जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, जो झंडा थामे हुए थे, यानी कि जो झंडा लिए हुए थे ये क्या थे, संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, यानी यूएनओ का हिस्सा नहीं बने हुए। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि वह 1858 की उदारवादी उम्मीदों से, उदार का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझिए, उदार का मतलब होता है काइंडनेस। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उदार है वो क्या, दयालुता संबंधित, यानी कि वहाँ का जो शासक है ना वो बहुत अच्छी है। उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य के गठन करने की चाह थी। यानी क्या थी, एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत, यानी कि वो एक संविधान बनाकर क्या करना चाहते थे, एक राष्ट्र राज्य गठित करना चाहते थे, एक फ्रीडम कंट्री अपने आप को बनाना चाहते थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्मन लोगों के बाद, अब जर्मन लोग तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन इनके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, दो सिलसिले की राजशाही लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। कहने का मीन्स यहाँ पे कि जर्मन लोगों के बाद क्या है, ऑस्ट्रिया, दो सिलसिलों की राजशाही और है यहाँ पे, और फिर है कि लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस जैसे लोग यहाँ पे इस पिक्चर्स में दिख रहे हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य को अपनी नजरें जमाए हुए हैं, और चित्र ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यानी कहने का मीन्स है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो स्वर्ग में, ये सबका स्वर्ग में है, ये ईसा मसीह, यानी कि ये कह रहे हैं ना, ये पिक्चर इसलिए दिया गया है, ये पिक्चर ये बताया जा रहा है कि ये भाईचारा को बताने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, इस दुनिया में भाईचारा गठित करने की कोशिश कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें कहने का मतलब है कि काल्पनिक अभिव्यक्ति सरायू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक सामाजिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यानी कहने का मीन्स है कि ये तो 18वीं शताब्दी में ही हमारा स्टार्ट हो गया था, ऐसे तो 19वीं शताब्दी यहाँ पे दे रहा है कि 19वीं शताब्दी, लेकिन हमारा जो राष्ट्रवाद है वो 1850 के बाद, 1850 के दशक में ही हमारा राष्ट्रवाद क्या हुआ था, स्टार्ट हो चुका था। तो वही यहाँ पे दे रहा है क्या कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिससे कि यूरोप में राजनीतिक
मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यानी कि राष्ट्रवाद के कारण क्या हुआ कि यूरोप में, यानी कि यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में क्या कर दिया, परिवर्तन ला दिया। जो हिटलरबाजी थी वहां की वो खत्म होने लगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस परिवर्तनों में अंततः क्या हुआ, यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। क्या हुआ, राष्ट्र और राज्य का उदय हुआ। पहले तो साम्राज्य था, वंशीय साम्राज्य का मतलब आप समझ सकते हैं कि वंशीय साम्राज्य का मतलब क्या हुआ, एक राजा था और जो उसका वंशज होता था यानी कि बेटा वही उत्तराधिकारी बनता था। यानी कि ये वंशज ही क्या करते थे, ये राज किया करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ कि राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे। क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था कि बहुत लंबे समय के बाद क्या हुआ कि ये सब जो आधुनिक राज्य बन रहे थे इसमें गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे। वो सीमित थे पहले, क्योंकि जो राजाओं थे वो क्या कर रहे थे, वो राजा क्या कर रहे थे कि अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन क्या कर रहे थे, अपने प्रजा पे कर रहे थे। कहने का मीन्स है कि वहां पे जो प्रजा थी वो स्वतंत्र नहीं हो पा रही थी, यानी स्वतंत्रता से अपनी जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रही थी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें क्या था कि स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों का एक साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास के विरासत की भावना थी। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ये ब्रैकेट में कि अब देखिए यहाँ पे ये है हमारे अर्नेस्ट रेनन। क्या है, अर्नेस्ट रेनन, ये क्या है, अब ये क्या राष्ट्र क्या होता है ये बता रहे हैं। तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1882 में सबॉन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ की प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान क्या हुआ, एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जो कि शीर्षक क्वेस्ट इक्वेनिशन था, यानी कि राष्ट्र क्या है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। क्या होता है, जब हम राष्ट्र बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं राष्ट्र को बनाने के, राष्ट्रवाद के लिए त्याग किए जा रहे हैं निष्ठा के साथ। एक चरम बिंदु, यानी कि ये तीन जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, प्रयास, त्याग और निष्ठा, ये तीनों में क्या किया जाता है, ये चरम बिंदु, जब ये तीनों वर्ड चरम बिंदु पर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा एक राष्ट्र की तरफ बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शौर्य, वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरवीय सामाजिक पूंजी जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि आपका दिया हुआ है कि जनमत संग्रह। अब जनमत संग्रह क्या होता है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक जन समूह होने की सब जरूरी शर्तें, यानी कि जो जन समूह है ना उसके होने की जितनी भी जरूरी शर्तें होती है, अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि एक साझा पहचान और भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। सॉरी, अभी जनमत संग्रह क्या पढ़े थे, जनमत संग्रह के बारे में। और ये जनमत संग्रह है क्या, तो जनमत संग्रह में क्या होता है कि जो राष्ट्र की, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी लोग होते हैं ना, यानी कि जो जनसमूह होता है उनके होने की जितनी भी शर्तें होती हैं वो सारे की सारे क्या होती है, जनमत संग्रह में आती है। ठीक है, हम चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनमत संग्रह है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वो जनमत संग्रह होता है। अब हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ओके, चलिए पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति है क्या और ये राष्ट्र का विचार। तो आपने अभी क्रांति क्या होता है आप समझ सकते हैं, अपने आज़ादी के लिए लड़ाई जो होती है, यानी कि लड़ना जो होता है वो क्या होता है, वो क्रांति होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी,
1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। यानी कि हमारी जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1789 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में शुरू हुई थी। वही बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही शुरू हुई थी। जैसे कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। क्या था? निरंकुश राजा का। अभी आपको मैंने बताया कि अगर हम राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? निरंकुशवाद को खत्म करेंगे तभी हम राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि अगर हम मुझे निरंकुशवाद को अगर खत्म करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग को बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे और निष्ठा के साथ सारे कामों को करना पड़ेगा। तब हमारा क्या होता है कि ये जो निरंकुशवाद है इनको खत्म करके हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रवाद का निर्माण कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद है उसकी पहली जो अभिव्यक्ति थी वो कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अकॉर्डिंग ही हो गई थी। और 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था ना, उसके पहले यानी 1789 में फ्रांस का एक ऐसा राज्य था, मतलब ऐसा राज्य था ये फ्रांस, जिसमें संपूर्ण भूभाग पर पूरे फ्रांस में क्या था? निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यहाँ पे राजा जो था हिटलर था। यानी कि कहने का हिटलर नहीं, नाम नहीं हिटलरबाजी, कहने का मतलब यहाँ पे कि जो राजा थे वो निरंकुश शासन थे, निरंकुश शासक थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए, संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। यानी कहने का मीन्स है कि जो फ्रांसीसी क्रांति से, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। ओके, यानी कि अब हम आगे बढ़ के यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। यानी कि ये जो क्रांति शुरू हुई थी फ्रांस में, फ्रांस की जो क्रांति थी वो राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए इसमें, यानी कि जो राजनीतिक बदलाव था वो भी हो गया और जो इसके संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो चेंजिंग थे वो भी हुए हैं। और उनके संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर, यानी कि ये जो राजतंत्र था, राजतंत्र का मतलब क्या होता है? एक राजा का शासक। राजतंत्र में होता है कि राजा यानी एक ही राजा जो होता है वो शासन करता है, और ये एक होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्या होता है? इसमें प्रजा की शासन होती है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए और उसके बाद संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर, जो संप्रभुता था ना, वो क्या था? राजतंत्र से निकलकर ये राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ गया। और तब वहाँ के जो नागरिक थे ये घोषणा कर दिए, वहाँ की क्रांति जो थी ये घोषणा कर दी कि अब हम क्या करेंगे? राष्ट्र का गठन ही करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोग में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। कहने का मीन्स है कि प्रारंभ से ही क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसा अनेक कदम उठाए। क्या किए? ऐसे अनेक कदम उठा लिए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। और यहाँ पे देखिए आप जैसे दे रहा है कि पितृभूमि और नागरिक, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि पितृभूमि जो थी ना, यानी कि जो पिता की भूमि थी जहाँ पे लोग रहते थे, और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। क्या किया? एक संयुक्त समुदाय, यानी कि मिलकर रहने के विचारों पे क्या किए? ये बल दिए। यानी कि जो पहले हम लोग एक दूसरे से इसमें यहाँ पे लड़ाई होती थी, अब यहाँ के लोग क्या थे? अब ये सोचे कि नहीं, अब हम क्या करेंगे? मिलजुल कर रहेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे? जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होंगे। उसके बाद क्या होगा? यानी कि अब जब हम मिलजुल कर रहेंगे तो संविधान एक बनेगा, और संविधान के अकॉर्डिंग क्या होगा? हर एक व्यक्ति को क्या होगा कि समान अधिकार मिलेगा उनको किसी भी कार्य को करने के लिए। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। जब संविधान बनेगा तो झंडे की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक नया फ्रांसीसी यानी कि ट्राई कलर यानी कि एक फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। पहले जो राजध्वज था ना, राज जहां भी लगेगा समझिए राजा के बारे में बात कर रहा है, तो पहले क्या हुआ? पहले के जो राजध्वज थी उसकी जगह ले ली क्या? नया फ्रांसीसी झंडा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। यानी कि जो स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था वो क्या होने लगा? सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा।
और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले था स्टेट जनरल का चुनाव। क्या था यहाँ पे? स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा। यहाँ पे देखिए, ये पहले क्या होता था? स्टेट जनरल का चुनाव, स्टेट जनरल का चुनाव। और अब क्या नाम पड़ गया इसका? नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया। यानी कि पहले जो फ्रांस में हुआ करती थी स्टेट जनरल का चुनाव होता था, लेकिन अब नेशनल असेंबली के नाम से उसको बदल दिया गया। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों के गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। यानी कि जितने भी प्रार्थनाएं, शपथ ली गई और जो शहीद हुए थे इस क्रांति में, उनके क्या किए गए? उनकी गुणगान की गई, और ये सब क्या हुआ? राष्ट्र के नाम पर हुआ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। कहने का मीन्स है स्टूडेंट्स कि एक केंद्रीय का मतलब क्या हो गया? कि पूरे स्टेट लेवल पे, सॉरी पूरे कंट्री लेवल पे क्या किया गया? सेंट्रल लेवल पे क्या किया गया? एक प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि ऐसी कानून बनाई गई, कानून लागू की गई कि जिससे क्या होगा कि जितने भी नागरिक हैं उनको समान, उनके लिए समान कानून बनाए गए। यानी कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, ये सब कानून से रिलेटेड होती है। यानी कि ये यहाँ पे जब प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई तो हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून स्थापित कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दी गई। जो आयात निर्यात यानी कि जो आने और जाने की जो हमारे बहिर्गमन और आवागमन की जो आयात निर्यात की शुल्क थी, उनको समाप्त कर दी गई और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्या? भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई और क्षेत्रीय बलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी और वही राष्ट्र की साझा भाषा बनी। कहने का मीन्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि क्षेत्रीय बोलियों को क्या हुआ? हतोत्साहित किया जाने लगा। जो कि क्षेत्र में बोले जाने वाली लैंग्वेज होती थी ना, उनको क्या क्या डिस्करेज किया जा रहा था, हतोत्साहित किया जा रहा था। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी और वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी कि फ्रेंच वहां भाषा को लोग क्या किए? बढ़ चढ़ कर साथ दिया। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे दे रहा है यहाँ पे कि क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। क्या कराए? निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। वही स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रहा है कि क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराए। यानी कि उनका एक ही लक्ष्य था कि जो भी ये निरंकुश शासन है, यानी कि जो राजतंत्र है, उनको कैसे भी करके खत्म कर दिया जाए और प्रजा को स्वतंत्र किया जाए। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शब्द में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने की मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित वर्गों के अन्य सदस्य जैबोकिन क्लब की स्थापना करने लगे। ओके, जैबोकिन क्लब की। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जैकोबिन क्लबों की स्थापना। तो आखिर ये जैकोबिन क्लब क्या था? ओके, तो पहले हम ये देखते हैं कि जो जैकोबिन क्लब वर्ड दिया है यहाँ पे, ये जैकोबिन क्लब था तो था क्या? तो देखिए जैकोबिन क्लब जो था ना, वो फ्रांसीसी क्रांति में एक कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन था। क्या था? कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन था जो कि फ्रांसीसी में क्लब डेस जैकोबिन 1798 में पेरिस में क्या हुआ था? जैकोबिन मठ में एक रूप में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा जैकोबिन क्लब के बारे में? तो जैकोबिन क्लब क्या था? एक कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन था। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जैकोबिन, जैकोबिन क्लब। और ये क्या था हमारा? एक कट्टरपंथी राजनीतिक दल था। कट्टरपंथी राजनीतिक दल। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो जैकोबिन क्लब है ये क्या था? फ्रांस में एक कट्टरपंथी राजनीतिक दल था। और 1792 में क्या कर दिया गया था ना कि जैकोबिन क्लब का नाम बदलकर 1792 में क्या कर दिया कि जैकोबिन क्लब का नाम बदलकर
जैकोबिन एसोसिएशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता का मित्रता संघ रखा गया था। यानी कि जो यहाँ पे आप रखे हुए जैकोबिन क्लब, यानी एसोसिएशन ही होता है क्लब का मतलब, तो जैकोबिन एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, स्वतंत्रता और मित्रता संघ रखा गया था। क्या रखा गया था, स्वतंत्रता और मित्रता संघ। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कि उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुसी। यानी कि ये जो 1790 में क्या हुआ, 1789 में तो हमारे स्टार्ट हो गया था ये राष्ट्रवाद का जो लहर था, वो क्या था, वो 1789 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1790 के दशक में क्या हो गया, क्या ये लहर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुसी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार पर विदेशों में ले जाने लगी। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस से पहले ही आरंभ किया जा चुका था। यानी कि फ्रांस, अब नेपोलियन भी तो था वहां का, तो उसके बाद क्या हो गया कि फ्रांस के, यानी कि जो फ्रांस में जो सुधार के लिए सुधार स्टार्ट किया गया था फ्रांस में, उसे क्या किया कि नेपोलियन ने और आगे बढ़ाकर उसकी सुधार की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर आपने क्या किया, 1789 में राजतंत्र को तो क्या किया, खत्म किया। फ्रांस ने क्या किया, 1789 में राजतंत्र को खत्म करके राष्ट्रवाद लाने की घोषणा की, राष्ट्रवाद लाए। लेकिन फिर क्या किया नेपोलियन ने कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह एवं प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि पहले राजतंत्र था, बहुत प्रयासों और निष्ठा और बहुत सारे कोशिशों के बाद क्या हुआ था कि हमारा राष्ट्रवाद आया था फ्रांस में। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, उस राष्ट्रवाद को फिर से खत्म करके राजतंत्र लागू कर दिया और इसे प्रजातंत्र की वहां पे क्या हुई, समाप्ति हो गई। तो अब ये स्टार्ट होगा हमारा नेपोलियन का। अब आप थोड़ा ये पिक्चर देख सकते हैं, हमारा ये जो है रूसी साम्राज्य है, ये क्या है, रूसी साम्राज्य, और ये हमारा ऑस्ट्रिया साम्राज्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सब के सब क्या, और ये जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ फ्रांस में। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रांस है वो किस किस से जुड़ा हुआ है, स्विट्जरलैंड है, ओके, नीदरलैंड है यहाँ से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम, यूके बोलते हैं ना। इस यूके में क्या है, इंग्लैंड ही केवल नहीं है, एक ही देश नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में देखिए कौन कौन सा देश आता है आपका, यहाँ पे देखिए स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ये चार ऐसे यहाँ पे नाम है ना जो ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात हो ना तो ये चार राज्यों के बारे में बात होगा, चार स्टेट्स के बारे में बात होगा, स्कॉटलैंड के बारे में, आयरलैंड के बारे में, वेल्स के बारे में और इंग्लैंड के बारे में, ओके। और फ्रांस की, जो आप अगर फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप इसके पड़ोसी देशों के बारे में भी थोड़ा याद कर लीजिए। तो फ्रांस की पड़ोसी देश कौन है, स्पेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मगर प्रशासनिक क्षेत्र में अब हिटलरबाजी स्टार्ट हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे नेपोलियन आ चुका है। कौन आ चुका है, नेपोलियन अब आगमन कर चुका है यहाँ पे। अब नेपोलियन ने क्या किया, यहाँ पे आकर कि राष्ट्रवाद को खत्म करके फिर से राजतंत्र लगा दिया और प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। क्या किया था उसने, जितने भी क्रांतिकारी थे उनके सिद्धांतों का इसमें क्या कर दिया, अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में समावेश कर दिया, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। क्योंकि वो जानता था कि जो क्रांतिकारी है वो सेनाओं के बल पे ही की गई थी। तो उसने क्या किया कि जो सेना थे ना उनको ही समावेश कर लिया, उनके सिद्धांतों को समावेश कर लिया, और इसके बाद क्या किया कि उसने व्यवस्था और ये तर्कसंगत और कुशल बन सके, ताकि ये जितने भी व्यवस्था है ना उसको तर्कसंगत बना सके, अपने अनुसार चला सके और उसको कुशल पूर्वक चला सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1804 में जो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1804 में जो नागरिक संहिता आई थी ना, नागरिक संहिता, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेपोलियन की संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
नेपोलियन की संहिता। ओके, अब आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी कि जो जन्म पे आधारित विशेषाधिकार थी फ्रांस में, उसको ये नेपोलियन ने खत्म कर दिया और उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया। क्या किया? कानून की जो समक्ष यानी कि जो कानून थी ना, कानून के अनुसार ही संपत्ति के अधिकार को उसने क्या कर दिया? सुरक्षित बना दिया। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। क्या कर दिया गया? इस संहिता, ये जो संहिता बनाई गई थी, उसे फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। और डच गणतंत्र जो थे, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। क्या बनाया? यानी कि जो हमारे डच गणतंत्र थे, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में, नेपोलियन ने क्या किया? इसे प्रशासनिक विभाजनों को क्या किया? सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? सामंती व्यवस्था को नेपोलियन ने खत्म कर दिया और किसानों को भू दासत्व और जमींदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। क्या कर दी किसान ने क्या किया कि भू दासत्व, यानी कहने का मतलब है कि जमीन पे जो यहाँ की दास्ता जो थी ना, भू दास्ता जो थी, उसे खत्म किया और जमींदारों की शुल्क से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे कि शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। क्या कर दिया? कि शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया और यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। जो यातायात था ना, यानी कि नेपोलियन ने क्या किया था? यातायात, यानी यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी सुधार की। किसानों, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। यानी कि जो भी कारीगर थे, मजदूर थे, उद्योगपति थे, उनको क्या मिला? नया नया आज़ादी मिला और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पाद यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार, नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं अब क्या बोल रहा है। करे कि लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलजुली प्रतिक्रिया थी। यानी क्या थी यहाँ पे कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, यहाँ पे क्या थी? मिली जुली प्रतिक्रिया थी। और यहाँ पे जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में जैसे कि ब्रुसेल्स, मिलानकर और वर्षा में फ्रांसीसी सेनाओं की स्वतंत्रता को तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। क्या किया गया यहाँ पे कि जो ब्रुसेल्स थी, जो बेल्जियम की राजधानी, मेज, मिलान और वर्षा के फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता और तोहफा देने वालों की तरह क्या यहाँ पे स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गई और यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। यानी कि फिर से क्या हुआ? फ्रांस में मामला बिगड़ना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? अब आगे बढ़ते कह रहे कि बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन में मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगी। यानी कहने का मीन्स है कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो बढ़े हुए जो सेंसरशिप थे और बाकी यूरोप में जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन क्या किया जाने लगा? भर्ती। यानी कि जो नेपोलियन था वो फ्रेंच सेना में यूरोप, यानी कि यूरोप हमारा क्या है? कॉन्टिनेंट है, और फ्रेंच यानी कि फ्रांस हमारा क्या है? एक छोटा सा देश है। तो ये जो नेपोलियन था वो क्या किया कि यानी कि फ्रांस सेनाओं में क्या किया? फ्रेंच सेनाओं में जबरन भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। वो किस लिए किया? वो चाहता था कि यूरोप में और जितने भी कंट्री हैं हम उसे क्या करें? अपने आधिपत्य में ले लें। और इस जबरन भर्ती के कारण क्या हुआ कि जो प्रशासनिक परिवर्तन थे उसमें नुकसान आने लगे और जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद धीरे धीरे, यानी कि जो राजतंत्र था, राष्ट्रवाद के बाद जो नेपोलियन ने राजतंत्र की स्थापना की थी उसमें अब धीरे धीरे क्या हो गया? खात्मा, यानी कि क्षरण होना स्टार्ट हो चुका था। अब इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था? फ्रांस के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लिया कि फ्रांस में कब राष्ट्रवाद स्टार्ट हुआ था। तो जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ था, पहले ये देखने से पहले हम राष्ट्रवाद के बारे में फिर देख लेते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था। तो अभी अपने क्या पढ़ा कि 1789 में क्या हुआ कि यूरोप में आपका फ्रांस में आपका राष्ट्रवाद का नींव पड़ा। क्या पड़ा? नींव आया।
लेकिन जैसे ही अभी कुछ ही दिन हुआ था कि 1790 में क्या हो गया कि नेपोलियन ने क्या किया कि इस राष्ट्रवाद को यानी कि राजतंत्र, यानी कि ये जो हमारा 1789 में राजतंत्र को खत्म करके राष्ट्रवाद तो लाया गया, लेकिन राष्ट्रवाद को खत्म करके क्या किया, इसने लोकतंत्र को भी खत्म किया और राजतंत्र लगा दिया। और इसकी राजतंत्र जो यानी कि हिटलरशाही जो थी इसकी, वो क्या करने लगा कि पूरे यूरोप के और देश को जीतने के लिए, यूरोप में और जो स्टेट्स थे उनको जीतने के लिए इसने क्या किया कि फ्रेंच सेनाओं की जबरन भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है, यूरोप के राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र नहीं मिलेंगे जैसे कि आपको अभी प्रीवियस चैप्टर सेकंड चैप्टर में आप क्या पढ़े थे कि भारत के राज्यों के बारे में आपने देखा था। भारत को देखे थे तो भारत क्या था 1947 में क्या था, कुछ और ही था। 2007 में आपने देखा, 2002 में आपने देखा, उसकी मैप क्या थी, वो अलग ही थी। तो वैसे ही क्या था यहाँ पे कि यूरोप में करेगा 18वीं सदी में यानी कि 1800 समथिंग में यूरोप के जो नक्शे को देखे तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। यानी कि आज क्या है, बदलाव आ चुका है। यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंट पहले यूरोप में ही आता था, लेकिन यूरोप में ही क्या कर दिया गया कि बहुत सारे राष्ट्र को बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पहले हमारे भारत में भी क्या थे, राज्य तो थे नहीं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र को एक साथ लेके शासन किया जाता था। लेकिन बाद में जब ये प्रशासनिक सुधार को लेकर वहाँ पे क्या किया कि उसके छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया ताकि यहाँ पे शासन करना आसान हो और लोगों को यानी कि जितने भी प्रजा हो, जितने भी प्रजा हैं इस देश के, उनकी सुख सुविधा यानी कि जो काम काज है उनमें क्या उस सुविधा मिले। तो वहीं यहाँ पे क्या किया जा रहा था कि 18वीं सदी में आप जब यूरोप को देखेंगे तो एक बड़ा बड़ा सा देश क्या होगा, एक मिल के राष्ट्र, यानी कि बड़े बड़े देश में शासन किया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाने लगा कि यूरोप को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वहां पे प्रशासनिक सुधार के लिए ये करना स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये क्या है, ये सब यूरोप के स्टेट्स हैं, यानी कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट के ये सब क्या है, देश है। तो ये क्या किया जाने लगा यहाँ पे कि जर्मनी में बांट दिया गया, इटली में बांटा गया और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। अब यूरोप ने बांट दिया किस में, जर्मनी में भी, यानी कि जर्मनी को टू, अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं प्रीवियस में, यहाँ पे ये क्या कर दिया गया, यहाँ पे आप देखिए स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में क्या कर दिया गया, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा यूराल पर्वत आता है जो कि क्या करता है, एशिया को अलग करता है यूरोप से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे कि तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। कौन, ये जितने भी राष्ट्र थे ना, ये किसमें बटे थे, वो अभी वहां पे भी राजशाही था, क्योंकि अभी भी क्या था, नेपोलियन। और नेपोलियन क्या किया था, राष्ट्रवाद या प्रजातंत्र को खत्म करके वहां पे राजशाही लागू कर दिया था, राजतंत्र किया था। तो वही यहाँ पे बात बोला जा रहा है कि राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में ये क्या थे, ये सब बटे हुए थे। कौन, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जिनके शासकों के स्वायत्तता के क्षेत्र थे, यानी कि वो खुद से क्या करते थे, अपना जो भी डिसीजंस लेने होते थे वो राजा ही लेते थे, प्रजा पे कुछ निर्भर नहीं था। अब हम आगे देखते हैं और यहाँ पे पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। यानी कि अभी अब बात ही हम कर रहे हैं किसके बारे में, राजा के बारे में, और जहाँ राजतंत्र होगा वहां पे निरंकुशवाद होता ही होता है। तो यहीं पे वो बात बोल रहा है राइटर कि पूर्वी और मध्य यूरोप में, यानी कि जो यूरोप है उसके पूर्व में और यूरोप के मध्य में अभी भी क्या था, निरंकुश राजा थे, यानी कि राजतंत्र अभी भी वहां था। अब क्या हो गया कि इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति या भागीदारी नहीं मानते थे। जहाँ भी राजतंत्र है, निरंकुशवाद है, वहाँ पे कोई प्रशासनिक सुधार नहीं है, तो वहाँ की जो प्रजा होगी वो क्या होगी, बिखरी हुई होगी, यानी कि वो किसी से किसी को, यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ पे कोई एक दूसरे से भागीदारी नहीं रखेगा। अक्सर वे लोग क्या करते थे, भाषाएं बोलते थे, बहुत सारे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अभी आपने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे चीज़ों को पढ़े थे, कि अभी हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़े थे हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, जैसे कि श्रीलंका में कैसे गृह युद्ध हो गया, बेल्जियम ने अपने गृह युद्ध होने से कैसे बचा लिया, तो ये सब भाषा के कारण हो रहा था। तो यहाँ पे क्या था, इसके अंदर भी क्या था कि अलग अलग भाषाएं भी बोली जा रही थी और विभिन्न जातीय समूहों के अक्सर वे यहाँ पे विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। भाषाएं तो अलग अलग थी ही, लेकिन साथ में क्या थे, अलग अलग जाति भी थी वहां पे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले रहे तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था।
कहने का मतलब है कि जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य था, वो कई अलग अलग क्षेत्र, बहुत सारे जनसमूह को जोड़कर ये बनाए गए थे। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्पस के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। यानी कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? एल्पस, टिरोल, एल्पस में एक टिरोल है, ऑस्ट्रिया, सुडेंटे सुडेटनलैंड, और इसके साथ साथ हमारा क्या था? बोहेमिया भी शामिल था। जहाँ के कुलीन वर्ग यानी कि जो नोबेल पर्सन थे ना, वो कुलीन पढ़े लिखे कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोले, यानी कि क्या करते थे वहां पे जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे, नोबेल पर्सन थे, वो क्या थे? वो जर्मन भाषा बोला करते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि लोग जो कि बाकी लोग थे वो विभिन्न बोलियां इस्तेमाल करते थे। फिर दे रहे यहाँ पे कि गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। ये भी एक जगह का नाम है, गालिशिया। गालिशिया में क्या होता था? जो यहाँ पे नोबेल पर्सन होते थे ना, वो क्या करते थे? पोलिश बोलते थे, पोलिश भाषा। और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले अधीन अवस्था में रहते थे। यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग क्या करते थे? ज्यादा खेती गृहस्थी करते थे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कॉर्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट, पूरब में ट्रांसवेलिनिया के राउन, यानी कहने का मतलब ट्रांसवेलिया में रहने वाले राउमन लोग थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाली नहीं था। यानी कि यहाँ पे क्या था? ये जितने भी हो रहे थे ना, इसका कोई फर्क राजनीतिक एकता पे नहीं पड़ रहा था, और इस तरह तरह के जन समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति उसकी सख्त निष्ठा थी। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे स्क्वायर यानी कि बॉक्स में दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन ने क्या किया? इटली पर हमला कब कर दिया? 1797 में इटली पर हमला कर दिया, और नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हो गई। यानी कि नेपोलियन युद्धों की शुरुआत 1797 से स्टार्ट हो गया था। 1814-15 में क्या हुआ था? नेपोलियन का पतन हो गया वियना शांति संधि से। यानी कि 1814 और 15 में नेपोलियन का पतन का मतलब वो हारना स्टार्ट कर दिया, उसकी खात्मा होनी स्टार्ट हो चुकी थी, और वहां पे वियना संधि हुआ। 1821 ईस्वी में क्या हुआ? 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुए। क्या हुआ? यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुए। और 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर और किसान की बगावत, मध्य वर्ग संविधान, प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन और मांग करता था। इतावली, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक तथा अन्य राष्ट्रों की मांग करते। यानी कि 1848 में क्या हुआ? जंग छिड़ गया राष्ट्रवाद को लेकर। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1859 और 70 में क्या हुआ? इसके बीच में इटली का एकीकरण हुआ। अगर इटली का एकीकरण पूछेंगे तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1859 से 1890 के बीच में, 1870 के बीच में। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि जर्मनी का एकीकरण, ये दो वर्ड यानी कि दो डेट है, ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि इटली का जो एकीकरण है 1859 और 1870 तक हुआ, और 1866 और 1871 में क्या हुआ कि जर्मनी का एकीकरण स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? जर्मनी का एकीकरण। यानी कि आप यहाँ से दो वर्ड आप इस्तेमाल याद कर सकते हैं कि इटली का जो एकीकरण था 1859 से 1870 के बीच हुआ, और 1866 में क्या हो गया? 1866 से 1871 के 5 सालों के इस रेंज में जर्मनी का एकीकरण हो गया। क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1950 में। 1905 में क्या हुआ? हैब्सबर्ग और ऑटोनमन साम्राज्य में स्लोवाक राष्ट्रवाद मजबूत होता है। यानी कि 1805 में जो यहाँ पे राष्ट्रवाद मजबूत, कहाँ पे? स्लोवाक राष्ट्रवाद। अब चलिए अब देखते हैं क्या स्टूडेंट्स की कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग में क्या अंतर है, आखिर ये चीज है क्या? कुलीन का मतलब क्या होता है? नोबेल पर्सन, पढ़े लिखे पर्सन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था।
क्या था वो? सामाजिक, राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक, जो जमीन का मालिक होता था। कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। याद कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था, तो कुलीन वर्ग था। और ये क्या थे? जमीन के मालिक होते थे, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। क्या थे? साझा जीवन शैली से, एक दूसरे से पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्यक्त थी। क्या थी ये? क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्यक्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों में मालिक थे। क्या थे वो? ग्रामीण इलाकों में उनका जमीन था, जायदाद थे, और शहरी हवेलियों में क्या थे? वे मालिक थे। कहने का मतलब है कि जो गांवों में, ग्रामीण इलाकों में ये जमीन याब रखा करते थे, और ये जो कुलीन वर्ग थे, धनी मनी थे, ये क्या रहते थे? शहरों में रहा करते थे। कहाँ पे रहते थे? शहरों में रहा करते थे, जो शहर में हवेली के मालिक भी रहा करते थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्ग के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि फ्रेंच भाषा का यूज क्या था? कुलीन वर्ग करते थे। तो यहाँ पे कुलीन वर्ग ही ना ज्यादा पावरफुल थे, और ऑफिस का जो कार्यकाल था, राजनीतिक कार्यकाल था, उसमें फ्रेंच भाषा का यूज किया जा रहा था। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रहा है कि उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। कहने का मतलब है कि उनके जो परिवार जो थे वो वैवाहिक बंधनों से, यानी कि शादीशुदा जिंदगी से बंधे हुए थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। क्या था? छोटा समूह। अब यहाँ पे देखिए उच्च वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले उच्च वर्ग के बारे में देख लीजिए। तथा उच्च वर्ग के जो बीच में फ्रेंच का प्रयोग तो करते ही थे, लेकिन परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में फंसे थे। लेकिन ये कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, यानी कि कुलीन वर्ग वाले बहुत ही ज्यादा थे, और ये जो थे हमारे उच्च वर्ग वाले, ये क्या थे? ये कम थे इनसे, कुलीन वर्ग वालों। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे कि दिया हुआ है कि जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। बहुत सारे जो अधिकांश लोग थे वो क्या थे? वो कृषक थे, किसान थे। अब जैसे दे रहा है कि पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे कस्तार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। क्या थे? भूदास का मतलब आप समझ रहे हैं? भूमि के दास, इनको भूदास बोलते हैं। ये खेती करते थे। फिर कह रहे स्टूडेंट्स क्या कि पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन के व्यापार वृद्धि के शहरों और विकास वाणिज्य वर्ग का उदय हुआ। पश्चिमी और मध्य यूरोप में क्या हो गया? इन ऐसे हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन होगा तो क्या होगा? व्यापार बढ़ेंगे, जो कि हमारा औद्योगिक उत्पादन था, और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास स्टार्ट हुआ और वाणिज्य वर्गों का उदय हो गया, यानी कमर्शियल सेक्टर का क्या हो गया? उदय हुआ, प्रारंभ हो गया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। यानी कहने का मतलब है कि जो बाजार का अस्तित्व था वो किस पे टिका था? अगर हम माल का उत्पादन ही नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट्स का उत्पादन ही नहीं करेंगे, गुड्स का अगर हम उत्पादन ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बाजार का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? बाजार में सामान ही नहीं रहेगा तो लोग खरीदेंगे क्या? बाजार का अस्तित्व तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो वही जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब स्टार्ट हुआ, तो 18वीं सदी के दूसरे भाग में स्टार्ट हुआ था। तो जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कि लेकिन अब यहाँ पे जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण था वो कब स्टार्ट हुआ था? 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ। यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ 18वीं सदी में, लेकिन फ्रांस में और जर्मनी में ये कब हुआ था? 19वीं सदी के शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में। क्या हुआ? नए सामाजिक समूह अस्तित्व में। ओके। और यहाँ पे देख सकता है क्या कि जो श्रमिक वर्ग थे ना, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने।
मध्य यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे व्यापारी थे, सेवा क्षेत्र थे, उद्योगपति व्यापारी थे, मध्य वर्ग के जो लोग थे ना, इन्हीं के अंडर में काम करते थे। फिर जैसे दे रहा है यहाँ पे कि मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकार की संपत्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुलीन मत विशेषाधिकार की संपत्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच की राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यानी कि जो उदारवादी राष्ट्रवाद था इसके क्या मायने थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हैं। यानी कि 19वीं सदी में हम क्या करें, यानी कि जो हमारा यूरोप के 19वीं सदी के शुरुआत में क्या हो गया, इनके दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हैं। उदारवाद यानी लिबरलाइजेशन, क्या होता है लिबरलाइजेशन शब्द का लतीन भाषा के मूल लिबर के यानी कि लैटिन, ये दिया हुआ लैटिन भाषा, यानी कि जो लिबरलिज्म है ना, ये क्या है लैटिन भाषा के लिबर वर्ड से आया हुआ है, लिबर पे आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। फिर कह रहा है कि नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी कि जो मध्य वर्ग के लोग थे ना, वो क्या चाहते थे, मध्य वर्गों के लोग को मतलब ये था कि उदारवाद क्या है, तो उदारवाद है कि व्यक्ति को इसमें आजादी मिलेगी और सारे लोगों के लिए कानून की जो होगा वो समक्ष बराबर हो जाएगा। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पदरी वर्ग के विचारधारियों की संपत्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्ष था। अब ये क्या थे, पादरी कौन थे, ये जो चर्चों में काम करते हैं ना, ये बोलते हैं। अब जैसे दे रहा है कि 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यानी कि सारे वर्ग के लिए कानून के समक्ष बराबरी नहीं थी, ठीक है, मिल गया सबको, लेकिन सबके बीच क्या थे, कोई भी कानून की समक्ष बराबरी के काम नहीं था। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। जो क्रांतिकारी जो था ना, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। अब देखिए यहाँ पे केवल संपत्ति वाले लोगों को ही अधिकार था। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। कहने का मतलब है कि केवल संपत्तिवान पुरुष तो हासिल थे ही, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे, संपत्ति विहीन पुरुष थे, वो सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े समय के लिए, जैसे यहाँ पे दे रहा है, थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी बेशक पुरुषों का मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं के अव्यवस्था दर्ज देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। क्या कर दिया, पिता और पतियों के अधीन कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चला। यानी कि अब क्या होने लगा, विरोध स्टार्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लाए गए नियंत्रण को खत्म करने की पक्ष में था। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो आवागमन तथा राज्य द्वारा लाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में ये हो गया था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। मध्य वर्ग ही ये सब ज्यादा चाहते थे। और हम अब देखिए 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों के उदाहरण लें। अब इसलिए कुछ नहीं है पॉइंट थोड़ा सा, अब ये देख सकते हैं आगे कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों पर अनगिनत छोटे प्रदेश जैसे कि 39 राज्यों का एक महासंघ बना। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों को उठाया जब, वो तो कितने
राज्यों को महासंघ बना तो 39, और इस प्रत्येक अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। यानी कहने का मतलब है कि 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाला एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि वहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। क्या करना करता था कि जो भी दास थे ना, यानी जो काम करते थे, उनको 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। और शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। क्या था, जो शुल्क लगाए जाते थे ना, वो अक्सर क्या करते थे, वस्तुओं का वजन, वजन कितना है उनका, और आकार के अनुसार ही लगाए जाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था की थी। क्या थी, अपनी नापतोल की व्यवस्था थी। अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। और मसलन कपड़ों को नापने पैमाने, जिसे कि एले बोलते थे, जो कपड़ा नापा जाता था एले बोलते थे, जिसकी लंबाई यानी कि जगह बदलने के साथ साथ घटती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो वो कितना होता था, 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। और मेज में, इसको हम लोग बोलते हैं 55.1 सेंटीमीटर, और न्यूरेमबर्ग में बोलते थे हम लोग 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में बोलते थे 53.5 सेंटीमीटर। जैसे कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक विनिमय और विकास को बंधक बनाते हुए ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण पक्ष में तर्क दे रहा था। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जो वस्तु थे, पूंजी का आवागमन बाधित रहती थी, और बाधित रहित रहती थी। कहने का मतलब है कि ये जो यानी कोई भी वस्तु का आवागमन है वो क्या होता है, आदान प्रदान किया करते हैं, यानी कि आवाजाही किया जा सकता था। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं जल वेराइन, क्या बोलते हैं, जोगलराइन, यानी कि जल वेराइन स्थापित किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। क्या थे इसमें, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ये संगठन था, इसमें क्या हो गया, जर्मन राज्य शामिल हो गए। और इस संघ के नए शुल्क अवरोध का समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो कि पहले 30 से ऊपर थी। क्या थी, पहले 30 से ऊपर थी। और इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशील बढ़ाई और आर्थिक हितों की राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि उस समय पनप रही राष्ट्रीय उदारवादी भावनाओं की आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर मजबूत हो गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे कि 1815 के बाद क्या रूढ़िवादी था। जैसे दे रहा है यहाँ पे कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, यानी कि नेपोलियन कब हार गया था, 1815 में हार गया था। और उसके बाद सरकार क्या, रूढ़िवाद हो गई। क्या हो गई, रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है कि ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित स्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, कि जो तेज बदलाव और ब्याज क्रमिक धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देता है। तो रूढ़िवाद क्या होता है, ये ऐसे बातों पर विश्वास करता है कि जो भी बदलाव हो वो भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन बदलाव हो। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट दे रहा है कि अधिकतर रूढ़िवाद लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी चाहते थे। ओके। और नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन से उन्होंने यह जान लिया था, जो नेपोलियन ने क्या कहते हैं, परिवर्तन कर रहा था, और इससे वो लोग जान गए क्या कि यह आधुनिकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। यानी कि जो राजतंत्र था ना, उसको ये क्या कर रहा था, मजबूत बना रहा था, और राज्य की ताकत को ज्यादा कामगर और मजबूत बना सकता था। और ये आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंत और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकती। अब चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखते हैं, और दिया है कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने, जिन्होंने मिलकर यूरोप नेपोलियन तोड़ा है। यानी कि अब देखिए, ब्रिटेन मिल गया, रूस मिला, प्रसा मिला, ऑस्ट्रिया मिला, जैसे ये सब यूरोपियन कंट्री हैं। और ये जब सब मिले ना, तो 1815 में तब जाके यूरोप हारा, नेपोलियन हारा। और ये प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार के लिए वियना में मिले। यानी कि वियना का जो समझौता हुआ था 1815 में हुआ, और 1815 और 20 में ही क्या हो गया कि नेपोलियन की पतन शुरू हो चुकी। अब इस सम्मेलन यानी कि कांग्रेस में क्या हुआ कि मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। क्या की थी, इसके जो मेजबानी की थी वो किसने किया था, ड्यूक मैटरनिख ने किया था। और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य
कई सारे बदलाव। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो वियना की संधि हुई थी 1815 में हुई थी। और ये क्या किया, जब वियना की संधि हुई थी इससे क्या उद्देश्य, उन कई सारे बदलाव को खत्म करना था। किसके, इस उद्देश्य से जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, यानी कि जो नेपोलियन ने युद्ध किया था उनके दौरान जो बदलाव हुए थे ना उनको खत्म करना था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बू राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति ना उस समय क्या हो गया, बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया था, सत्ता से ही बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो हटाया गया था बुर्बो राजवंश को, इस वियना संधि के दौरान उनको बहाल कर दिया गया। और फ्रांस ने इन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। क्यों, मैंने अभी पहले पिछले स्लाइड में पढ़ाया था कि नेपोलियन जो था ना वो क्या कर दिया, फ्रांस में जबरन सेनाओं की भर्ती करनी शुरू कर दी, क्या, जीतने के लिए और भी अदर स्टेट्स को जीतने के लिए। तो यूरोप में और जितने भी कब्जा किया गया जगह था नेपोलियन के द्वारा उनको क्या कर दिया गया, खो दिया, इलाकों को फ्री कर दिया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। कई सारे फ्रांस के सीमाओं पर क्या कर दिए गए, राज्य विस्तार कर दिए गए, कायम कर दिए गए, ताकि जो फ्रांस है ना अपनी नीति को विस्तार न कर सके बाद में। अतः अब क्या हो गया कि अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। यानी कि भौगोलिक कंडीशन अब बताना शुरू कर रहा है कि जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस के उत्तर में क्या है, नीदरलैंड स्थापित कर दिया गया, और जिसमें बेल्जियम शामिल था। क्या था, बेल्जियम शामिल था। और दक्षिण में क्या था, पिडमांट, पिडमांट में जेनोवा जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं में महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उसकी उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ठीक है, यानी कि ये सब के सब क्या थे, ये मतलब कि दूसरे मतलब कि स्टेट्स को दे दिए गए कि ताकि ये फ्रांस जो हो वो बाद में मतलब किसी तरह अपने विस्तार को फैला न सके और दूसरों को नुकसान न पहुंचे। अब यहाँ पे आप देखिए, मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, अभी उसने देखा कि उसने 39 राज्यों को मिला दिया और एक महासंघ बना दिया था। तो ये जो बनाया हुआ था 39 महासंघ, उसे बरकरार रखा गया, इसे नहीं तोड़ा गया, इसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैंतनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। किसको, प्रसा, और पोलैंड को पूर्व में रूस को पोलैंड दिया गया और प्रसा को सैंक्शनी। अब यहाँ पे जो दे रहा है ना, इस सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त किया था, और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी कायम करने का लक्ष्य भी था। जैसे कि दिया है कि 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी और वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी, या निरंकुश थी तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए और जिनके उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों के व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुंबई के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादी को लेकर लगातार प्रेरित कर रही थी। लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति थी वो उदारवादी को लेकर प्रेरित कर, यानी कि लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहती थी, और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी द्वारा उठाया गया एक मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, इनकी आज़ादी का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ये इनको आज़ादी देने की मांग की गई। लेकिन अब चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे स्टूडेंट अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब दे रहा है यहाँ पे क्रांतियों का युग। क्या है, क्रांतियों का युग। अब क्या है इसमें, अब देखिए जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था पनपने लगी, अपनी ताकत और मजबूत बनाने के लिए कोशिश की यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। रूढ़िवादी में आपने क्या पढ़ा, धीरे धीरे ये आगे बढ़ती। अब देखिए, इटली, जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे।
अब इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादी ने किया और शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोगों ने उनके प्रोफेसर, स्कूली, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में मध्य वर्ग के दौरान शामिल किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि प्रथम विद्रोह जो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। प्रथम विद्रोह कब हुआ था फ्रांस में? ये फ्रांस में हुआ था 1830 में हुआ था। और बुर्बू राजा, एक बुर्बू राजा था जिन्होंने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। 1815 में जो बुर्बू राजवंश था, जो नेपोलियन के द्वारा हटा दिया गया था, उनको तो फिर से शामिल किया गया ना। यहाँ पे दे रहा है कि उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। जो उदारवादी क्रांति थे ना, अब क्या कर दिए कि फिर से बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप। मैटरनिक के एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टिप्पणी है, कौन बोला है टिप्पणी यहाँ पे? यानी कि मैटरनिक ने बोला है। कि मैटरनिक ने क्या बोला है? मैटरनिक ने एक बार कहा, यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है, यानी कि फ्रांस जब स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो बाकी यूरोप को क्या होती है? सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। जुलाई क्रांति हुआ था, जुलाई क्रांति से क्या हुआ था? ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम द नीदरलैंड्स से अलग हो गया। कहने का मतलब यूनाइटेड से पहले नीदरलैंड में था। अब क्या हो गया? जब ये भड़की ब्रुसेल्स में विद्रोह, तो इसके कारण जुलाई क्रांति से यूनाइटेड किंगडम जो था वो नीदरलैंड से भी अलग हो गया। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि एक घटना जिसने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, और वो क्या था? यूनान की राष्ट्र स्वतंत्रता का संग्राम 15वीं सदी के यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। क्या हो गया? 1821 में ही आरंभ हो गया। और यूनान में राष्ट्रवादियों और निर्वासन रहे, यानी कि निर्वासन रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी यानी कि सांस्कृतिक की सहानुभूति रखते थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अंग्रेज कवि जो थे लॉर्ड बायरन, कौन थे? लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने में भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु किनकी? लॉर्ड बयान की। किसकी? लॉर्ड बयान की 1824 में मृत्यु हो गई और 1832 की कस्तूनतनिया की संधि ने। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर पूछ दिया जाए कि कस्तूनतनिया की संधि कब हुई थी, तो कस्तूनतनिया की संधि हुई थी 1832 ईस्वी में, और यूनान को एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यानी कि कस्तूनिया की संधि से ही क्या हुआ कि हमारा जो यूनान था वो स्वतंत्र राष्ट्र है। जैसे यहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे? अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेन जो पॉइंट है हमारा, वो दिया हुआ है कि उदारवादी की क्रांति, यानी कि अब जो लिबरल इंसान थे ना, अब ये कैसे क्रांति किए, अब ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि दिया हुआ है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों ने गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, यानी कि 1848 में क्या हो गया? बहुत ही बड़ी लेवल पे, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या हुआ कि यूरोप में एक भूखमरी आ गई। तो वही दे रहे हैं कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान जो थे, मजदूर लोग जो थे, वो विद्रोह कर रहे थे, तथा उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग एक क्रांति भी हो रही थी। इधर तो ये लोग क्या कर रहे थे? विद्रोह भी कर रहे थे। इधर जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो मध्य वर्ग के व्यक्ति थे, वो क्रांति में भी चल रहे थे, क्रांति भी कर रहे थे। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा की गद्दी छोड़नी पड़ी। जो राजा थे ना, वो 1848 में अपनी गद्दी छोड़ दी, क्योंकि ये दोनों तरफ से मध्य वर्ग के भी लोग अपना इधर लगे हुए थे क्रांति में। उधर जो गरीब लोग थे, बेरोजगार लोग थे, जो भूख से मर रहे थे, किसान मजदूर जो थे, ये विद्रोह में लगे हुए थे। और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। राजा को गद्दी छोड़ दी और राजा को हटा दिया गया और वहां पे गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। और गणतंत्र का मतलब होता है प्रजातंत्र।
जो सभी पुरुषों और सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यानी गणतंत्र में क्या होता है कि सभी लोग क्या करेगा, अपने राजा का चुनाव करेगा। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया और उन्हें बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया गया और राष्ट्र राज्य निर्माण की मांगों को बढ़ाया गया। यानी आप देख सकते हैं कि 1848 में क्या हुआ, घटना ने राजा को गद्दी छोड़ दी और राजा जब छोड़ दिए तो गणतंत्र राज्य बन गया। और इससे क्या हो गया कि सारे पुरुषों को मताधिकार का अधिकार मिल गया। जैसे कि हमारे इंडिया में गणतंत्र राज्य है, हमारा इंडिया, यहाँ पे एक पीएम को चुनने का नहीं, अपने राजा को चुनने का हक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन यानी कि सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। यानी कि आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्मन इलाकों में क्या हुआ कि बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का पक्ष में मतदान का फैसला किया, जो 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया। यानी कि जो ये मतदान था ये सेंट चर्च पॉल में आयोजित किया गया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान को प्रारूप तैयार की और इस राष्ट्र की अध्यक्षता में एक ऐसा राज्य को सौंप दी गई जो संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रथा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसे अस्वीकार कर उन राजाओं के साथ दिया गया जो निर्वाचित सभासद हुए। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे राजा क्या कर रहे हैं। अब चलिए अब आगे बढ़े और देखते हैं यहाँ पे कि जहाँ कुलीन वर्ग तो बताना नहीं है, जो कुलीन वर्ग और सेना का जो विरोध बढ़ा गया वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। अब जहाँ पे विरोध बढ़ेगा, जहाँ पे कूटनीति चलेगी, वहाँ पे क्या होगा, सामाजिक तो आधार कमजोर होगा ही। तो संसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया और जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अतः सैनिकों का बुलाया गया और असेंबली भंग करने पर मजबूर कर दी गई। सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली क्या कर दी गई, भंग कर दी गई। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं की राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। यानी कि उस राजनीतिक अधिकार में महिलाओं का कितना अधिकार हो गया, अभी भी ये क्या था, ये मुद्दा अभी भी विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों की शिरकत भी की और इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान, ये देखिए यही है हमारा सेंट पॉल चर्च, कितना खूबसूरत है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मताधिकार से वंचित रखा गया था, जब सेंट पॉल चर्च ने फ्रैंकफर्ट संसद के सभी आयोजित की गई, यानी कि जो सभा आयोजित की गई थी फ्रैंकफर्ट संसद की, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों के हैसियत से दर्शक दीर्घा के खड़े होने दिया गया। यानी कि वो दर्शक के रूप में महिला के खिलाफ क्या चल रहा था कि हाँ उनको भी मताधिकार मिले, लेकिन वो क्या थी, अभी भी वो दर्शक के रूप में ही खड़ी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई। ये जो उदारवादी आंदोलन थी 1848 में दबाई जा चुकी और पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। अभी भी राजाओं को यह समझ आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों के मध्य और यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले। अब देखते हैं स्टूडेंट्स की हैम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों पर रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। यानी कि जो बंधुआ मजदूरी थी वो उसको भी समाप्त कर दी गई।
हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा सहायता प्रदान की, ज़्यादा स्वतंत्रता उनको दी गई हंगरी के लोगों को, तथा निरंकुश magyarों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हो गया। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं जर्मनी और इटली का निर्माण। इसका जर्मनी और इटली का निर्माण। अब देखेंगे यहाँ पे कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलावा होने लगा। यानी कि 1848 के बाद क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी कि राजवंश, राष्ट्रवाद और जनतंत्र जो था ये अलग अलग होने लगे। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा स्थापित राष्ट्र बनाने के प्रयास किए गए थे, और उदारवादी जो पहल थी राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी गई। उदारवादी थी ना, उनको राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी गई, और उनका प्रसा के बड़े जो जंकर्स थे यानी कि भूस्वामियों थे काफी समर्थन किया, और पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व भी संभाला। यानी कि प्रसा ने क्या किया, इस राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन के नेतृत्व को भी संभाल लिया, और उसका प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक। कौन था? ओटो वन बिस्मार्क, जिसने प्रसा और सेना और नौकरशाही की मदद की, और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया के, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रसा को जीत दिया। एकीकरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। यहाँ पे जनवरी 1871 में वर्साया में हुए एक समारोह में प्रसा का राजा विलियम प्रथम के जर्मनी का सम्राट घोषित किया। कहने का मीन्स है यहाँ पे कि जो जनवरी 1871 में वर्साया में हुए एक समारोह में क्या किया गया कि प्रसा के राजा जो थे विलियम प्रथम को क्या किया गया कि जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि जर्मन का सम्राट किसको घोषित कर दिया गया? राजा विलियम को। और ये कहाँ पे समारोह चला था? प्रसा में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी, अब ये तो कोई जानने वाली बात है, जनवरी के दिन ठंडी होती है। जर्मन राज्यों की राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटो ऑन बिस्मार्क, ठीक है, ओटो ऑन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साया के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में, और सभा के प्रसा ने काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए कर्जन साम्राज्य की घोषणा कर दी। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया, और नए राज्य में जर्मनी मुद्रा बैंकिंग, कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं का अभिकरण पर काफी जोर दिया गया, और प्रसा पर उठाए गए कदम और उनकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना रहा। अब देखते हैं यहाँ इटली के बारे में। इटली क्या है? जैसे कि दे रहा है क्या कि जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। यहाँ भी राजनीतिक विखंडन हुआ, और इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। अब इसे यहाँ पे देखिए अभी प्रसा हुआ। अब इसमें क्या है, सब सारे के सारे सब प्रसा करके बात हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बट गया। 19वीं सदी में इटली कितने राज्यों में बटा? 7 राज्यों में बट गया, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडामंट के इतालवी राजघराने के शासन था, और उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। मध्य इलाकों पर किसका शासन था? पोप का शासन था। और दक्षिण क्षेत्र स्पेन और बुर्बो राजाओं के अधीन था। अभी आपने पढ़ा था बुर्बो राजवंश के बारे में। इतालवी भाषा ने साझा रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रों में स्थानीय रूप मौजूद है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 1830 के दशक में जयूसेफ मोत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, और उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया, और 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह का सफलता युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों के जोड़ने और जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडामंट के शासक
विक्टर एमेलियन द्वितीय। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग के नजरों में क्या थे, एकीकृत इटली के उनके आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करना था। मंत्री प्रमुख कावूर ने जो थे वो, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसको हम लोग कावूर बोलते हैं यहाँ पे, न तो एक क्रांतिकारी था, ये क्रांतिकारी भी नहीं था, और न ही जनतंत्र के विश्वास रखने वाला भी था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, और फ्रांस से सार्डिनिया पिनामेंट के लिए चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे कावूर का हाथ था, जिसे सार्डिनिया पिनामेंट 1859 ऑस्ट्रेलिया के बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि नियमित स्थानीय और अलावा इसी तरह यहाँ पे कि ये जो गैरीबॉल्डी था ना, उसके नेतृत्व में क्या हो गया कि संख्या सशस्त्र स्वयंसेवकों और इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली की ओर 2 सिलसिले राज्यों में प्रवेश किए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में असफल रहे। बाद में क्या हुआ कि 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। किसको? इमैनुएल द्वितीय। अब यहाँ पे देख सकते हैं इटली के अधिकांश निवासी निरक्षरता की दर से काफी ऊंची थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधाराओं के अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबॉल्डी का समर्थन दिया था, उन्हें इटालिया के बारे में काफी सुना था और मानते थे कि वो ला टालिया विक्टर वेलुवन की पत्नी थी। सब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे चलिए कुछ देखते हैं जो वर्ड यानी कि प्रतीक दिए रहते थे और उनका अर्थ निकालना रहता था। जैसे कि दिया रहता था क्या, टूटी हुई हड्डियां का चित्र देता था, इसका मतलब होता है आज़ादी मिल जाना। बाज छाप का कवच रहता था, उसका मतलब होता है जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति था। बलूच पत्तियों का मुकुट यानी कि बहादुरी था। तलवार का अगर प्रतीक था तो वो मुकाबला की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, ये था सत्य की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये था 1848 के उदारवादी राष्ट्रवादी झंडा जर्मन राज्यों के संयुक्त के प्रतिबंधी घोषित कर दिया गया। उगते हुए सूर्य की किरणें, ये किसका प्रतीक था? तो नए युग का ये सूत्रपात था। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। भी राष्ट्रवाद हमने अभी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, जैसे कि दे रहा है क्या 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का यह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। यानी कि जो सदी के प्रथम भाग में जो उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव था, ये क्या था कि अब नहीं रहा था 19वीं सदी के चौथाई, यानी कहने का मतलब है कि अंतिम महीनों में। अब जैसे दे रहा है क्या कि अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत हो गया, सीमित लक्ष्य था इसका, और इस विचार के दौरान राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। फिर से यानी कि हम क्या करें, निरंकुशवाद की तरफ बढ़ रहे थे। साथ ही प्रमुख यूरोपियन शक्ति ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन का क्षेत्र था। यानी कि जो बाल्कन का क्षेत्र था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा 1871 में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव बना हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। यहाँ पे भौगोलिक भी और जातीय भिन्नता भी थी, अलग अलग जाति के थे लोग, अलग अलग जगहों के लोग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और ये हमारा जैसे ये मॉन्टीनिग्रो शामिल, ये सब के सब भौगोलिक स्थिति, यानी कि बहुत सारे देश शामिल थे भौगोलिक कंडीशन से, बहुत सारे यहाँ पे जाति भी थे। ये जितनी भी देश मैंने बताया ये सब के सब क्या थे, यूरोप में थे। इसी के कारण क्या होता और गंभीर मुद्रा बनी हुई थी तनाव का। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। क्या पुकारा जाता था? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे यहाँ पे
विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय साम्राज्यों में अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की तो बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। जैसे जैसे मतलब राष्ट्रीय समूह जो थी वो अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की तो बाल्कन का जो क्षेत्र था ना वो ज़्यादातर वहाँ पे गंभीर मुद्रा बन गई, वहाँ पे टकराव की मुद्रा बन गई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। बाल्कन का जो राज्य था वो क्या करते थे, एक दूसरे से भारी मतलब कि ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था। यानी कि जो राजा था, यानी कि जो वहाँ के इलाके थे और उसके राजा थे वो क्या करते थे, अलग ज़्यादा से ज़्यादा वो इलाके हथिया रहे थे, यानी कि हथियाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि परिस्थितियाँ और अधिक जटिलता इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो गई, बड़ी शक्तियों के बीच यहाँ पे कंपटीशन छिड़ गया और समय यूरोपियन शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों तथा सैनिकों और सैन्य ताकतों के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा। और जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। बाल्कन में तो आपका टेंशन का माहौल बना ही हुआ था और जब ये स्थिति और बन गई प्रतिस्पर्धा की तो और ये खुल के सामने आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। कौन? ये सब के सब। और इसमें इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यानी कि ऐसे ही करते करते क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध हो गया। ओके, क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। अब देखिए, जो साम्राज्यवाद था ना, साम्राज्यवाद से जुड़कर जो राष्ट्रवाद था वो 1940 में यूरोप को क्या कर दिया, महाविपदा की ओर ले गया। और ये महाविपदा वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि यूरोप यानी कि 1914 में ही विश्व युद्ध छिड़ गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों पर उपनिवेशीकरण किया गया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे और हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए वो अर्थ यानी कि इस अर्थ में राष्ट्रवादी, वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सबके सब राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कर रहे थे और वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया से उभरी राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचारी कहीं नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार के समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए था और स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। तो आज इस वीडियो में इतना स्टूडेंट। तो आज हमने हिस्ट्री चैप्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर खत्म किया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।